नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। प्राइम एजेंडा लेकर हाजिर है प्राइम न्यूज पर। मैं हूं अमित सिंह। अपने मन में एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें। ये नव युग है, नव भारत है, खुद लिखेंगे अपनी तकदीरें। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। 2019 में लाल किले की प्राचीर से अपना भाषण खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कविता पढ़ी थी। 2019 से अब तक भारत ने 6 साल का लंबा सफर तय कर लिया है। 2014 से अब तक पीएम मोदी का पॉलिटिकल सफर आसान नहीं रहा है। उनके फैसलों से देश की दिशा भी बदली और दशा भी। चाहे नोटबंदी का ऐलान रहा हो या फिर घाटी में आर्टिकल 370 को खत्म करना। कभी उनकी डिग्री को लेकर ड्रामा होता है तो कभी उनके फैसलों का पॉलिटिकल पोस्टमार्टम किया जाता है। पहली सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए देश ने पीएम मोदी की पॉलिटिकल विल भी देखी। बतौर प्रधानमंत्री ये उनकी तीसरी पारी है। उनकी उम्र और पॉलिटिकल रिटायरमेंट को लेकर भी देश में खूब सियासत हुई। पीएम मोदी अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। प्राइम एजेंडा में पीएम मोदी के बड़े फैसलों पर बात होगी, उनके आउटकम की चर्चा करेंगे। सबसे पहले पीएम मोदी के उन ऐतिहासिक फैसलों की झलक देखिए, उसके बाद डिबेट की शुरुआत। Brothers and sisters, to break the grip of corruption and black money, we have decided that the 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight to night, that is 8th November 2016. This means that these notes will not be acceptable for transaction from midnight onward. आज से ही भारत में जीएसटी यानी कि गुड एंड सिंपल टैक्स की शुरुआत भी हुई है। मेरे लिए ये खुशी का विषय है और नामदार के आग्रह में प्रार्थना ही कर सकता हूं, क्योंकि हमने देखा है एक ऐसी मानक प्रवृत्ति बन चुकी है कि देश के सेनाध्यक्ष को किस भाषा प्रयोग किया गया, क्या कभी होता है? क्या देश के सेनाध्यक्ष के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाएगा? भाई और बहनों, आर्टिकल 370 और 35A ने जम्मू कश्मीर को अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद और व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। इन दोनों अनुच्छेद का देश के खिलाफ कुछ लोगों की भावनाएं भड़काने के लिए पाकिस्तान द्वारा एक शस्त्र के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर भी विपक्ष सियासत कर रहा है। उनके रिटायरमेंट को लेकर चर्चा हो रही है, सुनिए। अरे वाह, कल है? वाह, तो कल चले जाएंगे, इसका मतलब 75 साल तो कल हो गया। तो अलविदा कहना पड़ेगा कल कि प्रधानमंत्री जी को, कि उन्होंने रूल बनाया था कि 75 साल तक एक आदमी रहा जो राजनीति में एक्टिव आदमी रहेगा। जो पहले बड़े बड़े दिग्गज नेता थे बीजेपी के, उन सबको रिटायर कर दिया था 75 साल की वजह से। तो मोदी जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी बर्थडे की। और अब अगली बार जब आपकी बर्थडे होगी तो शायद आपसे हम लोग मिल सकते हैं, क्योंकि आप प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। तो 3 बार गुजरात का मुख्यमंत्री बनना, 2 बार प्रधानमंत्री चुनकर आना, 75 साल पूरे करना, रिटायरमेंट को लेकर चर्चा है। उनके ये फैसलों से विपक्ष कभी परेशान रहता है, कभी नाराज रहता है, कभी सवाल करता है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा है, स्वागत करिए अनिल गोयल साहब का। नेता हैं बीजेपी के। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। इसके अलावा डॉक्टर सुधा मिश्रा मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। सुधा जी, प्रणाम आपको, बहुत बहुत स्वागत है।
यश भारती मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। यश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका डिबेट में। संदीप चौधरी जी में मेरे साथ हैं, इज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं अनिल गोयल जी से करूंगा। अनिल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत अहम फैसले थे, कई से विपक्ष नाखुश भी रहा, जनता ने कुछ को पसंद किया, कुछ जनता में भी नाराजगी रही, चाहे नोटबंदी की बात रही हो, सर्जिकल स्ट्राइक की बात रही हो, जीएसटी रिफॉर्म की बात रही हो, आर्टिकल 370 कश्मीर से हटाने की बात रही हो। इन तमाम मसलों पर कहीं ना कहीं देश की दशा और दिशा बदली है और देश एक नए रास्ते पर बढ़ा है। बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म भी देश को देखने के लिए मिले, लेकिन ये विपक्ष बताएगा कि कितना बेहतर और कितना बुरा रहा। लेकिन आपसे सवाल यही है कि प्रधानमंत्री 75 साल के हो गए, लेकिन अभी भी ऊर्जा में कमी नहीं है। ऐसा लगता है कि खड़गे साहब के मुकाबले, सोनिया जी के मुकाबले, जो उनसे ज्यादा उम्र के हैं, अभी कम से कम 80-85 साल तो राजनीति कर ही सकते हैं मोदी जी, ऐसा लग रहा है। अमित जी, एक तो आवाज आपकी बहुत कम आ रही है जी, आप मेरा सवाल सुन पाए? सुन चुका। हाँ, आवाज बहुत कम आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है सर, बाबुलंद आ रही है। जस्ट गो अहेड सर, आवाज आ रही है। अमित जी, जितना मैं सुन पाया हूँ, बहुत कम आवाज की वजह से एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी अगर आज पूरी तरीके से एक्टिव हैं तो निश्चित तौर पर उसके अंदर उनका जो खान पान है, उनकी जो जीवन शैली है और उनका देश के प्रति जो समर्पण है और जो स्वयं सेवक के नाते जिन्होंने अपना सारा समय जीवन बिताया है, जिन्होंने सारा जीवन अपने राष्ट्र में लगाया है, जो राष्ट्र को सर्वप्रथम मानते हैं, तो निश्चित तौर पर उनका पूरी तरीके से उनका ध्यान है कि मैं किस तरीके से देश की सेवा कर सकूं। और जो सिर्फ देश के लिए काम करेगा तो भगवान भी उसका साथ देता है और वो स्वस्थ रहेंगे। तो इसलिए मोदी जी का स्वस्थ रहना, अपना शाकाहारी होना, अपने जीवन शैली को इस तरीके से लगाना, आज वो लोग पूरे देश को, पूरे विश्व को स्वस्थ की बात करते हैं योगा के माध्यम से, वो खुद भी योगा करते हैं। तो स्वस्थ रहना, वो देश के बारे में सोचते हैं, देश के लिए काम करते हैं और अपनी जीवन शैली उन्होंने भारतीय संस्कृति के अनुसार निभाते हैं, इसलिए वो स्वस्थ हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या था, मैं नहीं सुन पाया। मैं कह रहा हूं कि विपक्ष उनके रिटायरमेंट की बात कर रहा है, कह रहा है 75 साल के हो गए, अब तो कुर्सी छोड़ दें, अब तो रिटायर हो जाएं। नहीं, मैं ये बात पूछना चाहता हूं कि कौन सा विपक्षी नेता है जिसने आज तक रिटायरमेंट ली? और लालू प्रसाद जी ने रिटायरमेंट ले ली क्या? मुलायम सिंह जी ने मरते समय तक रिटायरमेंट ले ली क्या? जी, आप जो रिटायरमेंट की बात कहते हैं तो सही मायनों में जो शारीरिक रूप से रिटायरमेंट है उसके रिटायरमेंट की बात करी जाए। जो शारीरिक रूप से पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, देश की सेवा कर रहे हैं और अभी देश को और अधिक आवश्यकता है माननीय मोदी जी की, और अधिक आवश्यकता है तो हम सबको वो स्वस्थ रहें, देश की सेवा करते रहें। यही पूरे भारत के हर नागरिक की सोच है। हर भारत का हर नागरिक ये सोचता है कि प्रधानमंत्री जी स्वस्थ रहें और पूरी तरीके से देश की सेवा करें। ठीक है गोयल साहब, डॉक्टर सुधा मिश्रा के पास जा रहा हूं। सुधा जी, आपकी पार्टी में तो बहुत सारे बुजुर्ग नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, सोनिया जी हैं, मोदी से बहुत बड़े हैं, मोदी जी से, तो उनके रिटायरमेंट की चर्चा विपक्ष नहीं करता, लेकिन मोदी जी 75 साल के हो गए। अबू आजमी कहते हैं अच्छा 75 पूरा, यानी अब कल से काम नहीं करेंगे। कांग्रेस की तरफ से भी बयान आया कि भाई 75 साल हो गए, आप तो कुर्सी छोड़ दें, अब तो नए लोगों के लिए जगह दें। डॉक्टर सुधा मिश्रा। अमित जी, कितने मासूमियत भरा सवाल है आप लोगों को, भाई मानना पड़ेगा। मतलब जिस नियम को भाजपा ने स्वयं बनाया, जिसके वजह से जोशी जी से लेके न जाने कितने बड़े बड़े नेताओं को दरकिनार कर दिया गया, आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया, मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया। अमित जी मुस्कुराइए नहीं, सुनिए, आप सुनने की जरूरत है। मतलब इतनी मासूमियत के सवाल आप लोग पूछ कैसे लेते हैं? ये सवाल तो मेरे ख्याल से सामने वाली पार्टी से होना चाहिए था। लेकिन चलिए, क्योंकि विपक्ष इतना जिम्मेदार है कि आप लोगों की जो सवाल सत्ता पक्ष से होने चाहिए उसका भी उत्तर हम ही लोग देते हैं। मैं दे देती हूँ आपको उत्तर। जितने नियम थे, जितने कानून थे, सब बनाए गए भाजपा के स्वयं के, है ना। बड़े बड़े नेताओं को ऐसे दरकिनार किया गया, लगा कि भाई बस जो कुछ हो रहा है एकदम रिफॉर्म हो रहा है। लेकिन हम सवाल नहीं पूछ सकते, क्यों? क्योंकि सबके अकाउंट में लाखों रुपए आ गए। पिछले 11 सालों में 2-2 करोड़ नौकरी के हिसाब से 22 करोड़ नौकरियां आ गई। और यही नहीं, नोटबंदी के बाद सारा काला धन भारत में आ गया। और तो छोड़िए, जीएसटी में जो 7-8 साल लूटा गया था, उस पे जो छूट दी गई वो भी हो गया इस देश में। बाप रे बाप, अच्छे दिन, शेर फिर से दहाड़ने लगा।
रक्त जो सिंदूर बन गया था वो मैच में जाके बहने लगा, और हाथ न मिला के उसके जो हेड हैं उनसे हाथ मिला के ये दिखाया जाने लगा, वाह क्या सर्जिकल स्ट्राइक है। यूपीए सरकार में 6 से अधिक सर्जिकल स्ट्राइक हुए थे। आपने जो 4-5 इनके दिए थे, मैंने उसका बता दिया क्या हुआ असल में। ये बखान करना और सच्चे कथनी करने का अंतर दिखाना वो बहुत अलग होता है। अरे भाई कोई स्वस्थ रहे, काम करे। हमने तो कभी नहीं कहा अपने नेताओं से क्यों काम नहीं कर सकते, जिसकी जितनी ऊर्जा है वो काम करता है। ये नियम तो आदरणीय मोदी जी संघ के साथ लेके आए थे और सबको दरकिनार किया था। अरे तो भागवत जी ने तो मना ही कर दिया, बोले कि कौन सा नियम, कौन सा 75 साल, मैंने तो बात ही नहीं की थी। ये मासूमियत के मुस्कुराहट से दूर नहीं भाग पाएंगे, आज भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरे पास सारे उत्तर हैं। ये सारे प्रश्न जो मासूम मुस्कुराहट से हमसे हो रहा है, ये पूछिए ना। मैं पूछूंगा, गोयल साहब से भी पूछूंगा, गोयल साहब क्या हुआ। और अब आइए, अब आती हूँ, इस देश में 11 सालों में हम विपक्ष परेशान हैं। हाँ। हम नहीं परेशान हैं। 2 करोड़ नौकरी पाने वाले नौजवान परेशान है, जिनको 22 करोड़ नौकरी मिल गई होती है वो परेशान है। जिनके अकाउंट में, मैं भी सोच रही थी मेरे अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, कुछ नया काम कर पाऊंगी, कोई काम धाम ही नहीं है। महंगाई इतनी ज्यादा है, उसके बाद भी परेशान कौन है अमित जी? शायद आप भी परेशान हुए। अरे जीएसटी, पीएम मोदी जीएसटी ले आए, आर्टिकल 370 खत्म किया, उसके बाद उन्होंने नोटबंदी की कि काला धन खत्म हो जाएगा देश से। ये सब काम तो किया ही है ना पीएम ने। क्रूड ऑयल सस्ता हो गया, लेकिन फिर भी सस्ता नहीं हुआ, इथेनॉल मिला दिया 20%। ओह माय गॉड। उसके बाद 200 करोड़ का दिमाग लोगों के पास है, पर मंथ की वर्थ है, लेकिन देशवासियों के पास 1 रुपए नहीं है। इस देश के इस पॉलिटिक्स को और क्या आप कहेंगे, उनसे प्रश्न कर लीजिए। बाकी तो देश बस जुमलों की सरकार को देख रही है और अपने भाग्य को कोस रही है। ठीक है, यश भारती जी के पास जाओ। ऐसी राम राज्य की संकल्पना थी कि हमें ऐसा देश, ठीक है डॉक्टर सुधा, ऐसे देश में काफी लोग मिले। ठीक है, वेलकम टू सुधा जी। यश भारती मेरे साथ है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। अच्छा यश भारती जी बताइए, आर्टिकल 370 खत्म करने की बात रही हो या बाकी और भी जो फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिए हैं, क्या उनमें से किसी फैसले के देश की दशा और दिशा पर फर्क नहीं पड़ा है? क्या जीएसटी रिफॉर्म को आप इग्नोर करते हैं, आर्टिकल 370 को आप इग्नोर करते हैं, बाकी बहुत सारे फैसले, सर्जिकल स्ट्राइक की गई पाकिस्तान पर, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आपको क्या इससे प्रधानमंत्री की विल नहीं दिखाई देती है? 10-12 सालों में पीएम ने जो बड़े फैसले किए, क्या उन किसी भी फैसले का देश के रिफॉर्म पर असर नहीं पड़ा है? यश भारती, देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक इवेंट वाली सरकार है। अगर कोई घटिया काम हो जाएगा तो उसका भी इवेंट कर देंगे। देश में पहली बार, दुनिया में पहली बार ये घटिया काम हुआ, उस घटिया काम को भी पैकेजिंग करके दिखा देंगे, देखिए कितना सुंदर से निकला। तो वो घटिया काम की पैकेजिंग को अगर आप मुझसे तारीफ सुनना चाहते तो मैं सुना देता हूँ। ये जो 75 आपने टॉपिक रखा है 75 साल वाला, ये 75 साल भी पैकेजिंग करके लाया गया था। अब नई तरीके की राजनीति होगी, जो बूढ़ा हो जाएगा उसे रिटायर कर दिया जाएगा, रिटायरमेंट की बात यहाँ भी लागू होगी। युवाओं का देश बनेगा, युवाओं का देश है, इतने करोड़ युवा हैं, कब राजनीति करेंगे? ये सब पैकेजिंग का हिस्सा था उसका। पुराने डब्बे में नई पैकेज करके उसमें बेचारे लाल कृष्ण आडवाणी जी वो उस पैकेज के डब्बे में बंद होकर के घर बैठा दिए गए। उसमें मुरली मनोहर जोशी जी, करिया मुंडा जी, सुमित्रा महाजन जी, बाबूलाल गौर साहब, कुसुम मधेले जी, भगत सिंह कोश्यार जी, हुकुम नारायण सिंह जी, शांता कुमार जी, कितने नाम लूं मैं। इन सब की योग्यता के कारण नहीं, इस शारीरिक क्षमताओं के कारण नहीं, केवल इनकी उम्र का पैमाना था कि आपकी उम्र हो गई जी। इसीलिए सवाल समझे जा रहे हैं कि वो जो युवाओं से वादा किया था युवा देश बनाने का, तो हमें बूढ़ा प्रधानमंत्री कैसे चलेगा? विल पावर तो बहुत अच्छे लोगों की है, बना दीजिए बाबा रामदेव को फिर प्रधानमंत्री। क्या विल पावर से बनाएंगे कि निर्णय की क्षमताओं से बनाएंगे? आप मुझे बताइए अमित भाई, आपने कहा निर्णय आपको अच्छे लगे, मैं ये जानना चाहता हूं, भारत देश के अंदर स्किल डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम बनाया गया, हालांकि ये पूर्व की सरकारों का कार्यक्रम था, वही डब्बे में पैकेजिंग करके स्किल डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम बनाया गया, दिखाया गया कि पहली बार मोदी सरकार लेकर के आई है। उस स्किल डेवलपमेंट की पूरी जिम्मेदारी दी गई राजीव प्रताप रूढ़ी जी को। कहां है वो राजीव प्रताप रूढ़ी जी? मुझे बताइए ना, कहां है वो राजीव प्रताप रूढ़ी जी? अगर स्किल डेवलपमेंट वाला काम इतना अच्छा था तो ना स्किल डेवलपमेंट की कोई बात हो रही है, ना राजीव प्रताप रूढ़ी जी की बात हो रही है। दूसरा नाम था रविशंकर प्रसाद जी।
रविशंकर प्रसाद जी के लिए कानून व्यवस्था के नाम पे कानून मंत्रालय दिया गया था और बड़े नियम कायदे, ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर बनाया गया था, उनको बहुत अहम जिम्मेदारियां दी थी। कहां है रविशंकर प्रसाद जी? ये सब मोदी सरकार का हिस्सा थे ना। उमा भारती जी गंगा सफाई, 2 साल में गंगा साफ कर दूंगी, नहीं तो जल समाधि ले लूंगी। कहां है उमा भारती जी? तो ये सारे सवालात आप हमसे पूछ रहे हैं, हम तो इन्हीं का केवल जो इन्होंने हमें डब्बे में पैक करके पैकेजिंग इवेंट करके दिखाए थे, अब हम केवल वो जैसे। ठीक है यश भारती, ठीक है, आई कम टू पॉइंट टेकन। संदीप चौधरी जी के पास जा रहा हूँ, इज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट। मैं आ रहा हूँ यश भारती, मैं आपके पास आ रहा हूँ, शायद आपका फोन कट गया है। संदीप चौधरी जी, मुझे एक बात बताइए, प्रधानमंत्री ने जो बड़े फैसले लिए हैं 10-12 सालों में अपने प्रधानमंत्री रहते हुए, क्या सच में देश की तरक्की नहीं हुई है? सिर्फ ये पैकेजिंग की गई, अच्छा दिखाया गया है? प्रधानमंत्री ने जो चीज़ें की या जो कदम उठाए, चाहे वो आर्टिकल 370 हटाना रहा हो, जीएसटी रिफॉर्म की बात रही हो, सर्जिकल स्ट्राइक की बात रही हो, नोटबंदी की बात रही हो, चाहे वो पेंशन योजनाओं की बात रही हो, चाहे आयुष्मान कार्ड जारी करने की बात रही हो, या किसान निधि जो योजना की शुरुआत पीएम ने की, क्या इन सब से देश को फायदा नहीं मिला है? संदीप चौधरी। देखिए अमित जी, कुछ चीजें हैं, किसी भी सरकार की कुछ चीजें होती हैं जिनकी तारीफ होती है, और कुछ चीजें क्या होती है वो लिपापोती होती है या उनके ऊपर रैपर लगा दिया जाता है। जैसे अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो उसमें जब हमारी सेनाएं इस्लामाबाद तक पहुंच गई थी, लाहौर में पहुंच गई थी, वो क्या था, वो सरकार का एक प्रोग्राम था जिसको चैनलों को चलाना पड़ा, जबकि हकीकत वैसी नहीं थी, ये माहौल बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन जो आपने आयुष्मान भारत का नाम लिया, मैं कहूंगा ये हिंदुस्तान के, आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट है किसी सरकार। या फिर उज्ज्वला योजना की बात करें संदीप चौधरी, उज्ज्वला योजना भी बहुत अहम थी। जी देखिए, उज्ज्वला योजना बहुत अहम थी, लेकिन उज्ज्वला योजना अगर आप हकीकत में जाएंगे, मेरा अपना गांव है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में, उज्ज्वला योजना थी, लेकिन वो बिल्कुल फेल हो चुकी है। आज की तारीख में बागों में लकड़ियां तोड़ते हैं, किसी के घर में सिलेंडर नहीं है। इसी तरीके से जो शौचालय वाली योजना थी, शौचालय वाली योजना में पैसा खाया गया, किसी के भी घर में गांव में वो शौचालय नहीं चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आज हम जो डिबेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं 75 साल होने पे, क्या मोदी जी को रिटायर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखिए, हिंदुस्तान में इतनी पार्टियां, 200 से ज्यादा दल हैं, किसी भी दल ने आज तक, किसी भी नेता ने इस तरीके की घोषणा नहीं की कि भाई आप रिटायर हो जाए या अपने दल के नेताओं को रिटायर किया हो। लेकिन मोदी जी पहले ऐसे हिंदुस्तान के इतिहास में आए, भाजपा में आए, उनको जिम्मेदारी मिली कि भाई 75 के बाद लोगों को रिटायर हो जाना चाहिए। ये उनकी किस तरीके की सोच थी, देश के लिए अच्छी थी या पार्टी के लिए अच्छी थी, ये अलग फैसला है। लेकिन आज की तारीख में मुझे लगता है वो चीजें आगे नहीं चलेगी। होता क्या है, जब मुझे राजनीति में अपने दाएं बाएं के लोगों को निपटाना हो, जो मेरे से सीनियर है, तब तजुर्बे में भी सीनियर है, राजनीति में भी सीनियर है, तो कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा, नया करना पड़ेगा। नया ये किया गया कि भाई 75 वालों को निपटाना है, नए लोगों को आगे लेकर के आना है। लेकिन मुझे कुछ सूत्रों से पता चला है कि नए लोगों के आने से, जैसे मनोहर लाल धाकड़ की वीडियो हाईवे पर वायरल हो रही है, तो बीजेपी ये सोच रही है कि नए लोगों को अभी हम पीछे लेकर के जाएं और जो पुराने लोग हैं 75 से ऊपर के हैं उनको आगे लेकर के आए, ताकि इस तरीके की वीडियो रोजाना बीजेपी कार्यकर्ताओं की वायरल ना हो और बीजेपी की इमेज को बचाना है। तो अब 75 के अब युवा होंगे, क्योंकि मोदी जी में वो एनर्जी है। एक पत्रकार का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रही थी मोदी जी आप 24 घंटे काम करते हैं, ऐसा कौन सा शिलाजीत खाते हैं जो आप कभी थकते ही नहीं है। तो इस तरीके की चीजें मेरे ख्याल से पत्रकारिता में नहीं आनी चाहिए। पत्रकारिता में वो चीजें आनी चाहिए, हमें पूछना चाहिए। आज हमारा देश में रोजगार की बड़ी समस्या है, आज हमारे देश में पॉपुलेशन युवाओं की बढ़ रही है, लेकिन हम अग्निवीर पैदा कर रहे हैं। हमें तो अपनी एयरफोर्स को, हमें अपनी जो हमारी थल सेना है, जल सेना, उनको मजबूत करना चाहिए था। मजबूत आर्मी हमें बनानी चाहिए थी, हमें अपनी आर्मी को पेंशन देनी चाहिए थी। जिन हमारे अधिकारियों को जो रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, जिनकी हम पेंशन बंद कर रहे हैं, अगर हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन गए हैं तो हमें दुनिया में सबसे ज्यादा पेंशन उनको देनी चाहिए थी। तो कई सवाल हैं अमित जी, उनके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, मैं सुधा मिश्रा के पास जाऊँ। डॉक्टर सुधा, अगर बीजेपी के इंटरनल लीडरशिप ने ये फैसला लिया था कि 75 साल में रिटायर हो जाना है, फिर लीडरशिप ने ये फैसला किया कि 75 साल में रिटायर नहीं होना है, तो ये बीजेपी का इंटरनल मैटर है। इसे लेकर विपक्ष में इतना हो हल्ला, इतना तनाव। भाई ये उनका इंटरनल मैटर है, भाई हम 70 नहीं 75 पे रिटायर होंगे, हम 75 नहीं 95 पे रिटायर होंगे, तो वो पार्टी का इंटरनल मैटर है। उसके लिए फिर इतना अबू आजमी साहब और बाकी जो नेता हैं वो इस तरह से क्यों बयान दे रहे हैं?
अमित जी, रोज दूसरों के आंगन में अपना सर झुका के बैठे हुए लोग, जिनकी पूरी पॉलिटिक्स इसी पे डिपेंड करती है, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। इवन पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको वैश्विक स्तर पे शायद ही किसी ने कभी कहा हो कि प्रधानमंत्री के रूप में वो कभी आगे नहीं थे, ऐसे लोग जो अपने आप को सभी चीजों में बेस्ट बताते हैं और 2014 से बताते हैं कि इस देश में सब कुछ पहली बार हुआ, उनकी बातों के प्रश्न खड़े करना ये पूरे देश के लिए सबसे जरूरी है। क्योंकि इनकी जो पॉलिटिक्स थी ना, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन के नाम पे इन्होंने पूरे देश के लोगों में जो भ्रम की स्थिति पैदा कर दी युवाओं में। आपको पता है, इन्होंने युवाओं के बीच में जो बांटने की राजनीति थी, आप जाके देखिए जिस तरह शिक्षा की जो हालत की गई है। यूनिवर्सिटी में आप लखनऊ पूरा घूम लीजिए आज अमित जी, अपने किसी भी भाई को भेजिएगा, आज लखनऊ में जिस तरह पोस्टर लदे पड़े हैं, यूनिवर्सिटी में जिस तरह से, यूनिवर्सिटीज क्या होती हैं, क्या आपने कभी इसके पहले किस समय देखा था किसी प्रधानमंत्री के बर्थडे को मनाने के लिए, बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों को बंद किया जाए और वहां पे पूरी तरह से जितने होल्डिंग्स लगी हुई हैं, मैं जानती हूं हर सरकार खर्च करती है विज्ञापन पे, लेकिन जरा आरटीआई डाल के पता करिए कि इस देश में आज के दिन पे कितना खर्च किया गया है। क्या किसी देश में जो संविदा कर्मी है, जिनको असल में नौकरी की जरूरत है, जो अपनी पूरी जिंदगी में 400 200 कमाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, क्या उनको नहीं मिल सकता है अमित जी? जायज प्रश्नों को नकार के मात्र जुमलों की बातों को ही मान लेना, ये कहाँ की समझदारी है? आज मैं जहां से निकली हूँ, मतलब मुझे हनुमान सेतु से मैं यूनिवर्सिटी से लौट रही थी, यूनिवर्सिटी के रास्तों पे भाई प्रधानमंत्री है, उनका बर्थडे मनाइए, किसने मना नहीं किया है। लेकिन आप एक यूनिवर्सिटी को, आपने हर यूनिवर्सिटी में इनके कार्यक्रम होंगे, आरएसएस का कार्यक्रम होगा, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कब होगी? यहाँ पे पैसा कमाने के जो संस्थान बना दिए गए हैं, शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये चाहते हैं अनपढ़ लोगों की जमात रहेगी, इनसे कोई प्रश्न नहीं होगा। ये चाहते हैं लोगों को महंगाई में इतना झोंका जाए और इनके खाने के प्रश्न को इतना बड़ा कर दिया जाए कि 5 किलो अनाज को ही सब कुछ मान के जनता चुप रहे और वोट करती रहे। अमित जी, इस देश में एक कलम दी गई थी, लोगों को शिक्षा का अधिकार दिया गया था, जिसे प्रश्न करना। अमिता जी आप बैठे हुए, मैं बैठी हूँ, हमारे पास वो साधन था कि हम प्रश्न खड़ा कर सकते हैं। ये आज के युवाओं से उसी प्रश्न को ही खत्म कर रहे हैं। आज के युवाओं में ये है ही नहीं। लोग बड़े खुश हैं कि कुछ भी हो, राम राज्य आ गया। राम राज्य काश ऐसा होता तो। इस देश में सिर्फ जुमलों से सरकार नहीं चलती है। आप जानते हैं इस देश में अगर आप पूछे तड़ी पार कौन, उत्तर क्या आएगा? फिर भी ये कहते हैं कि हम सब कुछ अच्छा करते हैं। इथेनॉल जैसी चीज तेलों में मिला के गाड़ियों में डाली जा रही है, किस गाड़ी में उसका कितना नुकसान होगा इस पे कोई प्रश्न नहीं। और वहीं गडकरी जी कहते हैं कि हमारे खिलाफ चलाया गया कैंपेन था, वो पैसा उनके बच्चे पैसा कमा लेते हैं। गोयल जी जो कहाँ के हैं, उनके बच्चों की प्रॉफिट मतलब लाखों की जो कंपनी है वो करोड़ों में कर देती है एक साल में। ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं भाई? हमें तो नहीं मिल रहा है। मैं जो सैलरी 1000 में है वो 1000 से 1 रुपए। ठीक है सुधा जी, विल कंटिन्यू। एक ब्रेक लेना है मुझे सुधा जी, विल कंटिन्यू दिस। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। गोयल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यश भारती मेरे साथ, संदीप चौधरी मेरे साथ हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं जाएगा नहीं, ये डिबेट लगातार जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम एजेंडा। खास मेहमान मेरे साथ बने हैं, मेरे साथ अनिल गोयल साहब हैं, बीजेपी के नेता हैं, डॉक्टर सुधा मिश्रा मेरे साथ है, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, यश भारती मेरे साथ हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और संदीप चौधरी जी हैं मेरे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। गोयल साहब, सबसे बड़ा जो आरोप विपक्ष आप पर लगा रहा है कि जुमलों की सरकार है, काम कुछ होता नहीं है, पैकेजिंग बड़ी बड़ी आप लोग कर देते हैं। 75 साल में रिटायरमेंट होने वाले थे, नहीं हुए। जब बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को बिठाना था तो रूल ला दिया, अब इस रूल को खुद ही तोड़ रहे हैं। सुधा जी कह रही हैं कि लखनऊ में यूनिवर्सिटीज़ के भीतर बड़े बड़े पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं, जिनको ज़रूरत है संविदा पे शिक्षकों को पैसा देने की, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है उन पर खर्च नहीं हो रहा है। पोस्टरबाजी बीजेपी कर रही है देश भर में। गोयल साहब। अमित जी, जिसको जैसा दिखाई देता है, जिसकी जैसी सोच है, वो उसी हिसाब से देखता है और उसी हिसाब से बोलता है। मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ। आज भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आ रही है। आज भारत को पूरा विश्व उसकी एक एक बात को ध्यान से सुन रहा है। आज भारत पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहा है।
आज जो विदेशों के अंदर हमारे आदमी फंस जाते हैं और देशों के भी नागरिक फंस जाते हैं, उनको निकालने में भारत सख्त में, भारत उनको निकालता है। सुधा जी मैं आपको सुन रहा था, मैं बीच में नहीं बोला था। सुधा जी सुधा जी सुन लेते हैं, वो आपके बीच में नहीं बोल रहे थे। सुधा जी सुन रहा था, वो आपके बीच में नहीं बोले। सुधा जी जस्ट लेट हिम स्पीक। परंपरा नहीं है। सुधा जी वो किसी के बीच में नहीं बोले। सुधा जी वो किसी के बीच में नहीं बोले। एक आदमी चुका तो उसको बोलने दिया जाए। बोलिए बोलिए, गोयल साहब कोई नहीं बोलेगा, बोलिए बोलिए। इसलिए धारा 370 खत्म करी, जिसने 3 तलाक खत्म करे, जिन्होंने सिंदूर ऑपरेशन करके पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसने चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया। एक तरफ वो देशभक्त पार्टी है, एक तरफ वो देशभक्त पार्टी है जो चीन के साथ युद्ध रहो और जाकर के उनसे एमओयू साइन करते हैं, उनके राजदूत से जाकर के मिलते हैं। वो आदमी आज किस रूप से हमारे सामने बात करना चाहते हैं, जिन्होंने हमेशा परिवार के बारे में, जिन्होंने देश के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने किस तरीके से भ्रष्टाचार हो, बड़ा देश के बारे में सोच रहे हैं आप लोग, बड़ा सोच रहे हैं। हम जीतने वाले थे, तुरंत कह दिया कि नहीं हो रहा है। पहले दिल्ली में तक में होता था कि अटैची में बम हो सकता है, रोज सेना का अपमान करते हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, पैसा कमाने के लिए व्यापारी हैं आप लोग। केवल आप लोगों से राष्ट्र का कोई मतलब नहीं है। हो सकता है आप वो जो हमेशा दंगे होते हो, जिसके राज में हमेशा चुप रही है। हमारे कर्फ्यू आप लोगों ने इस देश में मात्र व्यापारी दोस्तों को बढ़ाने के लिए देश को रखा है ढोल पे। के प्रतिनिधि आज हमारे सामने बैठ करके बात करें, देश को क्यों गुमराह करना चाहते हो? आज देश का हर नागरिक सुरक्षित है। देश को गुमराह आप लोग कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं। 11 सालों में देश को आपने कहां से बिठा दिया? आज देश में महंगाई की समस्या घटी है। आज देश हाई कहाँ स्पीड ट्रेन देख रहा है। कहाँ रह आज देश जगह जगह एयरपोर्ट देख रहा है। गरीबों के साथ आज देश जगह जगह एम्स देख रहा है। गरीबी को महसूस करके आज देश जगह जगह सड़कें बनती देख रहा है। आपके टाइम में विकास पता नहीं कहाँ सड़कें बन रही हैं, गड्ढों में सड़क है कि सड़क पे गड्ढे हैं। लाइफ से आप लोग देखते हैं पूरी गाड़ियां सड़कों में घुस जाती हैं। आज हम विदेशों को निर्यात कर रहे हैं। आज हम चंद्रयान गगनयान अरे भाई जुमला बंद करिए, आज हम हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। चाहे हथियारों का मामला हो, जो भी मामला हो, हर चीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपने आंखों में पट्टी बांध रखी है, तो उसका इलाज किसी के पास नहीं है। सुधा जी, और हमेशा सच बोलना चाहिए और सच के को मानना चाहिए। अगर विपक्ष का काम है कि अगर कहीं भी सत्ताधारी दल गलती करता है तो उसको जगाना, लेकिन विपक्ष का यह भी काम है कि जो देश के हित में काम हो उसके समर्थन में खड़े होना। ये कभी भी कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं कर सकती। काम करेंगे तब समर्थन करेंगे, कुछ हित में काम भी तो करिए। कभी भी कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती। आप जो पार्टी एक परिवार के लिए चल रही हो, जो पार्टी एक परिवार को बचाने के लिए चल रही हो, जिस पार्टी का उद्देश्य सिर्फ एक परिवार को पारिवारिक पार्टी बोलते हैं, आपके लखनऊ में नीरज सिंह किसके बेटे हैं? उस पार्टी से उम्मीद नहीं करी जा सकती। ठीक है यश भारती, ठीक है सुधा जी, किसके बेटे हैं वो? आज देश की जनता समझ चुकी है कि ये वो पार्टी है जो बिल्कुल भ्रष्टाचार में समझ लिप्त चुकी है, है। आप लोगों माफियावाद की को झूठी राजनीति जनता को समझ में आ चुकी है। संरक्षण देती है। इसकी भाषा पाकिस्तान से मिलती है, इसकी भाषा चीन से मिलती है। आज देश की जनता समझ रही है और आज देश की जनता नकार चुकी है। आज देश की जनता जगह जगह पर कांग्रेस को पूरी तरीके से नकार चुकी है और कांग्रेस को सही मायनों में डूबता हुआ जहाज, ठीक है यश भारती, डूबता हुआ जहाज मान यश भारती, उसके जहाज में से उसके जो यात्री है वो कूद, ठीक है सुधा जी, सुधा जी, ठीक है ठीक है ठीक है, सरल देख रहे हैं। आज वो पार्टी, ठीक है गोयल साहब, ठीक है गोयल साहब, पॉइंट टेकन, गोयल साहब पॉइंट टेकन, ठीक है सुधा जी। मैं यश भारती जी के पास जा रहा हूँ। गोयल साहब मैं यश भारती जी के पास जा रहा हूँ। यश भारती, जिस तरह का नैरेटिव बीजेपी बताती है, जिस तरह का नैरेटिव कांग्रेस बताती है, आप तो गठबंधन के साथी हैं, मुझे पता है आप मीन मेक और खामियां नहीं निकालेंगे कांग्रेस पे, लेकिन एक बात ये समझने की भी ज़रूरत है कि जीएसटी के मसले को लेकर सरकार कई सालों तक जीएसटी का हाई रेट रहा, सरकार ने उसमें रिफॉर्म लाने की कोशिश की। पेट्रोल जो क्रूड ऑयल वो सस्ता हो गया, लेकिन एथेनॉल के नाम पर पेट्रोल महंगा बेचा जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, सुधा जी बता रही है कि उसकी पैकेजिंग कर बड़ा चढ़ा कर बीजेपी दिखाती है, लेकिन 10 सालों में अगर बीजेपी ने काम नहीं किया है तो इकॉनमी चौथे नंबर पर पहुंच गई है, हमारा जीडीपी बढ़ा है, हमारे एफडीआई के जो डेटास हैं वो नंबर्स बताते हैं। यश भारती, हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, हम बीजेपी की नैरेटिव और पॉलिटिकल उनके इंटीग्रेशन की बात हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन 10 सालों में देश अगर चौथे वर्ल्ड इकॉनमी बना है और हम जीडीपी ग्रो कर रही है, हमारा डोमेस्टिक ग्रोथ और कंजम्पशन बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं तो काम सरकार ने किया ही है। यश भारती, डेटास तो झूठ नहीं बोलते, डेटास नेवर लाई। यश भारती, आपके पास होंगे
होंगे, आपको मुबारक है, सरकार को मुबारक है। मैं तो जमीन पे देखता हूं। डेटा मेरे पास कहाँ से आएंगे? वो सार्वजनिक डेटा है जो देश को, पूरे देश के लिए एक्सेस है वो डेटा। आप हाँ। उसकी बात लेकर के कह रहे हैं, उस बात को आपके लिए मुबारक कह रहे हैं। हाँ। हमारे देश के मानव संसाधन विकास मंत्रालय से मंत्री, राज्य मंत्री जयंत चौधरी जी ने कहा कि देश भर में 12 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ा, इसमें से 8 लाख में 8 महीने में उत्तर प्रदेश में छोड़े हैं। तो 10 साल के मोदी सरकार, 8 साल की योगी सरकार, मल्टीप्लाई कर लीजिए कितने बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, और आपके आंकड़ों से उसको बात कर लीजिए। अगर आर्थिक रूप से मजबूत हुआ तो इन बच्चों ने स्कूल छोड़ा क्यों? ग्रेजुएशन का रिकॉर्ड निकाल लीजिए, जितने बच्चों ने देश के अंदर ग्रेजुएशन किया, क्या उनको नौकरियां मिली? मैं आपसे आंकड़ों की बात कर रहा हूं। बहुत ज्यादा जीडीपी तो मुझे समझ में नहीं आती, जबकि मैं एमए इकोनॉमिक्स में हूं। एंटायर पॉलिटिक्स में होता तो शायद समझ सकता था। तो मुझे जीडीपी समझ में नहीं आती। मुझे दिखता है मेरे घर में अगर कोई कर्मचारी आ रहा है, उसके जीवन में खुशहाली है, मेरे साथ यार मित्र है, मेरे सहयोगी हैं, उनके जीवन में खुशहाली है, मुझे वो खुशहाली नजर नहीं आती। त्योहार तो मुस्कुराहट नजर नहीं आती। कांग्रेस सरकार में आती थी नजर, यश भारती? कांग्रेस सरकार में आती थी नजर? करेंगे। हाँ, मतलब मैं चाह रहा हूं कि आप बताएं, समझाएं आप। हाँ, आप तुलना करेंगे। सरकार की गलत नीतियों का हम लोगों ने हमेशा विरोध किया। कांग्रेस ने जाति जनगणना नहीं कराई, आज वो गलती स्वीकार करते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज भी ढोल मोल रवैया रखती है, बातें कुछ करती है, काम कुछ और करती है। अभी ताजा उदाहरण बताता हूं अमित भाई। अनिल जी के शहर से मैं निवेदन करूंगा, ये मुझे बताया जाए। जो अनिल गोयल जी है, भाजपा नेता, हमारे साथ पहले से, ये किस शहर से है? गोयल साहब, आप किस शहर से हैं? गोयल साहब, मैं किस शहर से हूँ? अभी तो दिल्ली से हूँ, वैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। यूपी में कहाँ से हैं आप? अभी दिल्ली में हूँ, वैसे उत्तर प्रदेश से हूँ मैं। जी जी। और मैं उत्तर प्रदेश से कहाँ से हूँ? जहाँ से रामाशंकर कौशिक जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक होते थे, उनके गांव से सही मायने में गांव के नाते मेरे गांव भी लगते थे। यश भारती, आपने पूछा, लीजिए, सुन तो लीजिए। समाजवादी पार्टी के लिए। और जब इनका बड़का पेड़ इनका चुनाव चिन्ह था, मैंने थोड़ी अगर नहीं ध्यान हुआ ये पूछने अपने आंकड़ों से, बिटिया भाऊस ये सब थोड़ी पूछा जो इतना बोलने लगे। अब मैं उनकी बात का जवाब दे रहा हूं। मैं बता रहा हूं सरकार, उन्होंने कहा परिवारवाद की बात। गोयल साहब जवाब ले लेते। गोयल साहब, जस्ट अलाउ हिम टू स्पीक। ठीक है, यश भारती, जस्ट पुट योर पॉइंट सर। सुषमा स्वराज जी की बेटी विजय गोयल जी, इनके बेटे हैं। मल्होत्रा जी के बेटे भी सक्रिय है भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिल्ली में। और मुख्यमंत्री जो है वो पति पत्नी मुख्यमंत्री बने बैठे। बैठकों में पति दिखाई देते हैं, जबकि पति तो व्यापारी है। ये सब चीजें हम देख रहे हैं। अहम सवाल जो मैं करना चाहता था, पहलगाम का हमला हुआ, पाकिस्तान से हमने सारे रिश्ते तोड़ दिए, सारे रिश्ते तोड़ दिए। अमित भाई, ये रातों रात पाकिस्तानी मीडिया से प्रतिबंध क्यों हटा दिया गया? ऐसी क्या मजबूरी थी कि पाकिस्तानी मीडिया को फ्री हैंड दे दिया, आओ दिखाओ, खेलो हमारे साथ, हमारी तारीफ दिखाओ पाकिस्तान में? ऐसा क्या कारण था, मुझे समझाइए ना। कि वो पाकिस्तानी मीडिया हिंदुस्तान की तारीफ दिखाएगा, पाकिस्तान में सीरियस को छूट दे दी गई और गुपचुप तरीके से। ये क्रिकेट मैच की क्या आवश्यकता थी? क्रिकेट मैच मनोरंजन के लिए होता है, जो लोगों की प्रतियोगिता से बेहतर प्रदर्शन के लिए होता है। लेकिन ये जो क्रिकेट मैच है जो बीसीसीआई खेलती है, ये तो पैसों के लिए खेलती है, पैसों का धंधा है। और सरकार धंधा कर रही है, लोगों की भावनाओं के साथ धंधा कर रही है, लोगों के इमोशंस के साथ, हर चीज के साथ खेलना ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए।
मुझे केवल एक कारण दिलवा दीजिए कि ऐसा क्या कारण बन गया कि पाकिस्तानी मीडिया से प्रतिबंध हटा करके उसको फ्री हैंड दे दिया गया? एक कारण बता दीजिए। क्रिकेट का तो पूरी आलोचना पूरे देश ने करी, कई भाजपा के राज्यसभा सांसदों ने भी करी, लेकिन मुझे ये एक बात बता दीजिए कि पाकिस्तानी मीडिया का प्रतिबंध क्यों हटाया? 75 ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। यश अनिल गोयल जी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं संदीप चौधरी के पास जाऊंगा। अनिल गोयल जी जवाब दीजिए। गोयल साहब, मैं तो इनसे एक बात पूछना चाहता हूं। नंबर एक, क्रिकेट की जो बात कह रहे हैं जी, क्रिकेट कई देशों ने एक साथ मिलकर खेला है, उसमें पाकिस्तान ने और हिंदुस्तान ने भी खेला है। अगर 1-to-1 हम उनके साथ खेलते तो आपको ऑब्जेक्शन बनता था। जिस तरीके से हमारे प्रतिनिधि मंडल और पाकिस्तान के प्रतिनिधि मंडल जाते हैं, एक जगह पर बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, चर्चा करते हैं, हम उसका बहिष्कार नहीं कर सकते। आपको अंतर्राष्ट्रीय नियमों को भी मानना पड़ेगा, आपको क्रिकेट के नियमों को भी मानना पड़ेगा, और आपको अपने देश का स्वाभिमान की भी चिंता करनी पड़ेगी। इसलिए बड़ा स्पष्ट है कि आप हर बात को खेल को खेल में रहने दो, खेल को राजनीति में मत लाओ। अभी नौकरी की बात कह रहे थे, हमने नौकरी देने वाले बनाए हैं, नौकरी मांगने वाले नहीं बनाए। सबको छोटे छोटे उद्योग धंधे खुला करके, सबको अपने पैरों पर खड़ा करके आज वो नौकरी देने वाले बन रहे हैं जी। तो ये आज उस बात को लिए अभी पिछली परिपाटी पर नौकरी कितनी मिली, नौकरी कितनी मिली, मैं हम नौकरी देने वाले बन रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आप इसको इस तरह से ना लें। दूसरा, अब इन्होंने कि हमने विकास काम क्या करें। अगर विकास काम की हम बात करें तो हाईवे होंगे, ट्रेन का बात हो गया, उज्ज्वला योजना हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, घर घर शौचालय हो गया। आप अगर विकास की बात करेंगे तो विकास की गंगा बही है, विकास की गंगा हर क्षेत्र में, पूरे हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में हमने विकास करके दिखाया। हम मुंह में राम बगल में छुरी नहीं करते। आप मुझे ये बताएं कि लालू यादव चारा चोर घोटाले में कांग्रेस ने गिरफ्तार करा, भ्रष्टाचार के आरोप में कांग्रेस ने गिरफ्तार करा जी। और आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर बाहर है। लेकिन क्या मजबूरी है यश भारती की? मैं सुधा जी से इसका जवाब लूंगा। यश भारती मैं आऊंगा। आई विल टेक दिस आंसर फ्रॉम सुधा जी, प्लीज। यश भारती एक मिनट। यश भारती, जस्ट अलाउ डॉक्टर सुधा टू रिप्लाई। दूसरी बात में अमित जी पेट में इतना दर्द रहता है, बिना कांग्रेस का नाम लिए कुछ साबित नहीं कर पाते लोग। पिछले 11 वर्षों से कांग्रेस का मंत्र जपते हैं, साबित कुछ नहीं कर पाते। जरा हमारे भाई को पूछ लीजिए, सरकार ने वित्त वर्ष 2025 में जीडीपी की दर कितना अनुमान लगाया था और वो उसके पिछले दर से कितना कम है, उसे पूछ लीजिए, पता नहीं होगा। एक्चुअली दिक्कत क्या है, सुबह व्हाट्सएप पे कुछ लाइनें लिख के आती है, उससे बात करनी होती है, तो मनाही होती है। और मेरा पहला प्रश्न है कि अगर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, सारे कांग्रेसी नेता कुछ भी कर पा रहे हैं, डाकिए जी कौन मना किया है? ठीक है गोयल साहब, मैं जवाब ले लेता हूँ। गोयल साहब ठीक है, मैं जवाब लेता हूँ। डॉक्टर सुधा से जवाब लेता हूँ। यश भारती में आ रहा हूँ। गोयल साहब पॉइंट टेकन। सुधा जी 1 सेकंड प्लीज। हम लोग यहाँ पे इनके जुमले सुनने नहीं आते, रटी रटाई वही लाइनें रोज नहीं सुनने आते। अगर इनके पास जवाब नहीं है तो मत बुलाया करिए। इनकी जबरदस्ती में कौन बातें, वही बातें रोज माला जपने, कांग्रेस। अरे कुछ अपना बताइए भाई साहब, 11 सालों से क्या हो रहा है कुछ बताइए तो। वही कांग्रेस, वही गांधी जी। आपके नेता लोग कह रहे हैं कि गांधी जी अगर न होते तो इस देश में आप लोग जो अर्थव्यवस्था निकली होती, चाहे जो सरकार होती, हम ऐसे ही चौथी अर्थव्यवस्था होते। आपने नया क्या किया, इसमें कोई जवाब आपके पास नहीं है। किस कटघरे पहुंचा दिया, देश को कितना नीचे ले गए, आपको नहीं पता। जिस टाइम प्रधानमंत्री जो तुम्हारे टाइम में हमें दी थी भारत की, अपने बुजुर्गों को नकार के काउंटर दिखा के आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पता नहीं किस संस्कृति से आप लोग आते हैं। हमारी सनातन संस्कृति में तो अपने बुजुर्गों को सम्मान दिया जाता है।
ये पता नहीं लोग कहाँ से आते हैं, कौन सी संस्कृति से आते हैं, अपने बुजुर्गों का अपमान करते हैं, पता नहीं कहाँ से कौन सी संस्कृति के आए हैं लोग। भाई मेरे निकाल करके जैसे आपको नहीं स्वीकार रहे, सम्मान होता है। आप सही को सही है, गलत को गलत कहना शुरू करो। जानना पड़े कौन सी आप गलत सही को सही गलत करो, आप विपक्ष की जिम्मेदार निभाओ, जिम्मेदार जिम्मेदार निभाओ। किसी धर्म में नहीं कि अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया जाए। आए दिन बैठ के कांग्रेस कहीं पर आपका समझौता है, कहीं पर आपका विरोध है, जिनका कहीं पर स्वतंत्रता संग्राम से कोई लेना देना नहीं, वो राष्ट्रभक्ति की बात करता है, राष्ट्रवाद की बात करता है। अभी भ्रष्टाचारियों को साथ लगाते हो, अभी माफियावाद जिनके नेता पैसे कमा रहे हैं, चीन के साथ कहाँ आपकी पार्टी जो है, हम पे सवाल खड़े करते हैं। आपकी पार्टी ने कभी देश के बारे में नहीं सोचा, मेरी आपकी पार्टी ने कभी देश के गरीबों के बारे में नहीं सोचा, आपकी पार्टी ने कभी देश के विकास के बारे में नहीं सोचा, आपकी पार्टी ने कभी देश में सड़कें कैसे बनी इसके बारे में नहीं सोचा। आपकी पार्टी में हमेशा टैक्स बढ़े हैं। अरे मेरी पार्टी आपकी पार्टी क्या कर रही है उसका उत्तर दीजिए। मैं आपकी पार्टी के ठीक है, ठीक है, आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के नहीं। आप अपने ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, क्यों भूल जाते हैं? जनता को सुविधाएं दी हैं। ठीक है गोयल साहब, ठीक है, मैं संदीप चौधरी के पास जा रहा हूँ। ठीक है संदीप चौधरी, आप पॉलिटिकल, जी गोयल साहब मैं आता हूँ आपके पास। संदीप चौधरी आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मुझे ये बताइए कि वेंडेटा वाली पॉलिटिक्स, विंडिक्टिव पॉलिटिक्स और एजेंडे वाली पॉलिटिक्स तो सारी पार्टियां करती हैं, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो या दक्षिण भारत के राजनीतिक दल हो। लेकिन क्या सच में देश गर्त में चला गया है? देश की उन्नति खत्म हो गई, तरक्की खत्म हो गई, इकॉनमी डंप हो चुकी है, जैसे कि राहुल गांधी कहते हैं कि डेड इकॉनमी हो गई है। टैरिफ के मसले पर भी जिस तरह से भारत ने जवाब दिया, जिस तरह से चाइना के साथ एससीओ समिट में रशिया के साथ जो इंटीग्रेशन, जो केमिस्ट्री दिखाई दी भारतीय प्रधानमंत्री की, उसको भी गलत बताया गया विपक्ष के जरिए कि सब शो ऑफ, सब दिखावा है। आपको भी ये लगता है नथिंग हैज बीन डन फ्रॉम लास्ट 10 years? संदीप चौधरी। माय डियर और इंडिया के सबसे बड़े फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने कही कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो डेड इकोनॉमी है। उसके बाद हमारी तीसरी और चौथी अर्थव्यवस्था की बात की जाती है। आप मुझे ये बताइए, बीएसएनएल जो सरकारी कंपनी है डूब गई है और अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। बीएचईएल डूब गई है, अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। रेलवे ठेके पर है, अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। सारे एयरपोर्ट वगैरह प्राइवेट हाथों में, अडानी के हाथों में चले गए हैं, अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। सेना हमारी अग्निवीर के रूप में आ रही है, अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। तो चीजें तो आपके समझ में आ गई होगी। अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा झोल है। कल मैं एक डिबेट कर रहा था, उसमें पीएफआई का एक मिस्टर महबूब बिहार से गिरफ्तार किया गया। कहा गया मोदी जी के ऊपर खतरा है, मोदी जी की सुरक्षा में सेंध लगा सकते हैं बिहार चुनाव में पीएफआई के लोग। आप मुझे ये बताइए, मोदी जी बिना प्रोग्राम के जो आतंकवादियों का देश है पाकिस्तान, उसमें चले जाते हैं, बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी बस भर के पाकिस्तान चले जाते हैं, बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। आज तक बीजेपी की एक मक्खी भी अगर आतंकवादियों ने मारी हो, मुझे आप उसका नाम बता दो। तो आप चाहते हैं मार दिया जाए क्या? क्यों नहीं? संदीप चौधरी, क्या व्हाट अ लॉजिक संदीप चौधरी, व्हाट अ लॉजिक यार। प्रधानमंत्री का एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, उसकी तुलना पाकिस्तान यात्रा से देश में नहीं कर सकते हैं। अमित जी प्लीज कंप्लीट, एक बार मैं कंप्लीट कर लूं। अगर बीजेपी सरकार के लोग जेल में से आतंकवादियों को निकाल के सुरक्षित अफगानिस्तान छोड़ के आएंगे, तो आपको क्या लगता है वो आतंकवादी कभी बीजेपी के लोग को ऊपर हमला कर सकते हैं? उन्हीं आतंकवादियों ने ये बहुत नया नैरेटिव है संदीप चौधरी, दिस इज वेरी न्यू फॉर मी एंड आई एम वेरी श्योर डॉक्टर सुधा भी, शी द प्रोफेसर सुधा जी, आपके लिए भी बहुत नया नैरेटिव होगा ये जो संदीप चौधरी कह रहे हैं। राजनीति इतर रखिए अपने। अमित जी एक बहुत बड़ी बात आपको बताऊं, अभी नाविका कुमार का एक इंटरव्यू सुन रहा था, मोदी जी के सामने बैठे मोदी जी को कहते हैं आप पाकिस्तान में भी इतने पॉपुलर हो, आप वहां भी चुनाव जीत सकते हो। ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो भाई ये उनसे जाके पूछिए, अगर किसी और प्राइम न्यूज उनके लिए जिम्मेदार थोड़ी है, प्राइम न्यूज उनके लिए जिम्मेदार थोड़ी है। संदीप चौधरी, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वॉइस थिंग, आप जो बोलते हैं वो जो बोल रही हैं उसके लिए प्राइम न्यूज थोड़ी जिम्मेदार है। अब जो सुधा जी कर दे उसके लिए आप और मैं जिम्मेदार नहीं है। नहीं, दिस इज संदीप चौधरी, दिस इज वेरी न्यू नैरेटिव, दिस इज वेरी न्यू नैरेटिव। मुझे लगता है कि विरोध करते करते आप लोग
इलॉजिकल बातें करने लगते हैं संदीप चौधरी। दिस इज वेरी इलॉजिकल। आई एम सॉरी सर, आई कैन नॉट बाय दिस। ये लॉजिक बहुत वेग लॉजिक है संदीप चौधरी, ये बहुत वेग लॉजिक है। इकोनॉमी तक तो ठीक था, जीएसटी तक तो ठीक था, लेकिन अब आप ये कह रहे हैं कि आतंकवादी जबरन वहां पर प्लॉट किए जाते हैं, इम्प्लांट किए जाते हैं। ना ये लॉजिक, नो आई कैनॉट टेक दिस लॉजिक ऑफ योर्स। नो संदीप चौधरी, ये बहुत वेग था, बहुत ही वेग था। बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट आपसे ये अपेक्षा नहीं थी बोलने की, आप ये बातें बोलेंगे। खैर, अनिल गोयल से जवाब ले लेते हैं। हमें तो हम सरकार की जो कमियां उनको बताना। यश भारती, मैं आ रहा हूं। नहीं, कमियों के बारे में बात करिए, लेकिन आपने ये जो बात बोली कि आतंकवादी बीजेपी एक मक्खी भी नहीं मार सकते, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा इतिहास भूगोल पढ़ना चाहिए कि बीजेपी नेताओं को खतरा था कि नहीं, पीएम मोदी की रैली में बम फटा था कि नहीं, गुजरात में क्या कुछ हुआ था, दिल्ली के तमाम बाजारों में क्या हुआ था, बनारस में क्या हुआ था, आपको शायद जम्मू कश्मीर में था। ठीक है अनिल गोयल जी, ठीक है, पॉइंट है। संदीप जी, ज्यादा वक्त नहीं है। आई ओनली हैव 2 मिनट्स, आई हैव टू गिव यश भारती एंड सुधा जी आल्सो चांस टू स्पीक। अनिल गोयल। भावना जैसी अनिल गोयल की रही, भावना जैसी ताको मूरत देखी दिन जैसी। अब इनकी भावना ये है कि जो देश की सेवा में लगे हुए हैं, जो भारत को आजाद कराने में, जो भारत को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, ये चाहते हैं कि आतंकवादी इनको मार दे। इससे बढ़िया सोच किसी कहीं नहीं हो सकती। और संदीप जी को इस विषय में माफी मांगनी चाहिए। संदीप जी माफी नहीं मांगेंगे, उनका अपना सोच, अपनी नैरेटिव, अपना एजेंडा है सर, जैसे आपका वैसे संदीप जी का भी है। ठीक है, माफी मांगनी चाहिए। यश भारती 40 सेकेंड है। यश भारती 1 मिनट टू यू। यश भारती, ठीक है गोयल साहब, ठीक है, आपने जवाब दे दिया। यश भारती, जस्ट 1 मिनट टू यू, उसके बाद मैं सुधा जी के पास जाऊंगा। यश भारती, मेरा सवाल था, पाकिस्तानी मीडिया को क्यों क्लीन चिट दे करके उसको आमंत्रित करके इंडिया में खुली छूट दे रखी है कि वो हमारी दुनिया में इमेज बनाए। वो क्या इमेज बनाएगा? उसका अनिल जी क्रिकेट खेलने लगे और तमाम मनगढ़ंत बातें करने लगे। हमारा सवाल वही है जी, 75 साल के दायरे में जो आप नियम लेके आए थे, जो खेल आपने बनाया था, अब उस खेल में आप हेड विकेट हो रहे हो, तो आप कह रहे हो खेल के नियम दूसरे होंगे। तो ये तो चीटिंग करने वाले रहते हैं ना। हम भी खेलेंगे, नहीं तो खेल बिगाड़ेंगे। बचपन में हमने भी खूब खेला है। ठीक है डॉक्टर सुधा तो अवध की हैं, लखनऊ की हैं। मैं भी बहुत वक्त तक लखनऊ में रहा हूँ, वहाँ पे तो हम लोगों ने बहुत ही खेल खेले हैं कि ना खेलने देंगे ना तुम्हें खेलने देंगे, खेल बिगाड़ेंगे। सुधा जी, बचपन की बात है जी। सुधा जी क्लोजिंग कमेंट। सुधा जी क्लोजिंग कमेंट। जी, बहुत कम समय है, तो एक अनुज पांडे अब्र जी ने लिखा है और मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को इससे बेहतर शुभकामनाएं नहीं हो सकती है। मैं जल्दी पढ़ देती हूँ। पढ़ दीजिए। कि झूठे माला माल हो गए ऐ साहब, सब सच्चे बदहाल हो गए ऐ साहब, बोलो आखिर कब आएंगे अच्छे दिन, देखो कितने साल हो गए ऐ साहब, जितने भी थे तीर तुम्हारी तरकश के सारे इस्तेमाल हो गए ऐ साहब, जो मन में आता है कह देते हो तुम कितने वाचाल हो गए ऐ साहब, अब दादी जितनी साफ कमाई थी तुम कितने कंगाल हो गए ऐ साहब, झूठे माला माल हो गए ऐ साहब। प्रधानमंत्री जी, देश आपसे प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर कब देंगे साहब? ये उत्तर जनता को जानना है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल गोयल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सुधा जी, बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में आने के लिए। यश भारती, आपका शुक्रिया। संदीप चौधरी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए हैं, उन्हें रिटायर होना है नहीं होना ये पार्टी लाइन तय करेगी, लेकिन विपक्ष को इससे जरूर दिक्कत है। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं। प्राइम न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।